हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए एग्जाम्पल में हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग दिस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4.13 देखो क्या पूछा गया है, क्या बोला है, सारी चीजें देखते हैं। ए मैन कैन स्विम विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब कि जब वहां का रिवर का वाटर स्टेडी हो तो ऐसे केस में कोई बंदा है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नदी को क्रॉस कर सकता है। ठीक है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लो स्टेडीली एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। मतलब कि यहां पे आपको एक ऐसा बोला है कि भाई एक बंदा है ना, अगर रिवर की वेलोसिटी जीरो है, रिवर का पानी का जो करंट है वो जीरो है, पानी का जो प्रवाह होता है, पानी का जो फ्लो होता है उसको ना करंट बोला जाता है, रिवर करंट बोला जाता है। ठीक है। रिवर करंट मतलब कि पानी का प्रवाह, पानी का फ्लो। अगर पानी स्टिल है, पानी स्टेडी है, तो ऐसे केस में भाई साहब वो बंदा ना सीधा तैर सकता है, मतलब ए से सीधा बी जा सकता है ना। ए से सीधा बी जा सकता है अगर वो बंदा, अगर पानी स्टेडी है तो। और यही दिया गया है कि जब भी पानी स्टिल है, मतलब कि पानी स्टेडी है, तो ऐसे केस में वो बंदा सीधा इस 1 किलोमीटर वाइड नदी को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर के क्रॉस कर सकता है, जब पानी स्टेडी हो तब। ठीक है। जब पानी स्टेडी हो तब, ये समझना, जब पानी स्टेडी हो तब वो बंदा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो नदी को क्रॉस कर सकता है। मतलब कि जब भी वो नदी को सीधी क्रॉस करना चाहता है तब वो, मतलब कि तब पानी, देखो सीधी सी बात है कि अगर नदी में, देखो इसको समझाने का ना एक अलग भी तरीका होता है। यहां पे आप रिलेटिव मोशन से भी आप इसको समझ सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। समय मिलेगा तो हम उसको भी समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, अलग टॉपिक से समझाएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी जो सीधी तैरने वाली वेलोसिटी है वो होती है एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ मैन ऑब्जर्व्ड बाय रिवर, और एक होती है वेलोसिटी ऑफ मैन ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड, और एक होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड। लेकिन वो सारी चर्चा में अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो देखो, मान लो कि ये जो नदी है ना वो 1 किलोमीटर वाइड है, ये दिया ही गया है यहां पे कि भाई ये वाली बैंक से ये वाली बैंक का जो डिस्टेंस है, सीधा डिस्टेंस है, वो 1 किलोमीटर का है। मान लो कि उस बंदा जब भी स्टिल वाटर में तैरता है तब उसको यहां से ए से बी पॉइंट, सीधा सीधा ए से बी पॉइंट पहुंचने में मान लो कि लग रहा है टाइम टी। ठीक है। कितना टाइम लग रहा है? टी। तो भैया ये टाइम टी क्या है, ये टाइम टी कितना होगा? तो भैया टाइम कितना होगा, तो भाई यहां पे आपको वीएस दिया गया है, जो यहां पे बोला गया कि स्टिल वाटर में जो उसकी वेलोसिटी है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, वो है 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो भाई यहीं से हम निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भैया वीएस इज इक्वल टू क्या, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइड बाय लगने वाला टाइम। तो ये टाइम कितना हो जाएगा, तो ये टाइम आएगा भैया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज द 1 किलोमीटर डिवाइड बाय उसकी वेलोसिटी कितनी स्टिल वाटर में। भाई सीधी सी बात है, जब स्टिल वाटर होगा तो ही वो यहां से परपेंडिकुलर सीधा जा पाएगा। अदरवाइज आप समझ सकते हो कि अगर आप चाहोगे ये वाली डायरेक्शन में जाना, लेकिन फिर भी आप ये वाली डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे, अगर पानी का प्रवाह है तो आप ये वाली डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे, आप ये वाली डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। आपको लगेगा कि आप सीधे तैर रहे हो, लेकिन ऐसा होगा कि पानी का फ्लो भी ये डायरेक्शन में है ना। तो भाई एक तो आपकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में और पानी के फ्लो की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट जो भी निकलेगा वो डायरेक्शन में आपकी मोशन होगी, तो आप जाओगे क्रॉस। भले आप ऐसा करोगे, आपको लगेगा कि मैं तो सीधा ही जा रहा हूं, लेकिन फिर भी पानी आपको क्रॉस में लेके जाएगा, है ना। पानी आपको क्रॉस में, तो ये होगा एक्चुअल पाथ, ये होगा एक्चुअल पाथ अगर पानी पानी स्टेडी नहीं है तो। ठीक है। लेकिन हमें अभी सिर्फ स्टेडी कंडीशन को ही देखना है कि मान लो कि अगर स्टिल वाटर है और ऐसे केस में उसकी स्टिल वाटर में उसकी तैरने की जो वेलोसिटी है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, और वो सीधा जा सकता है अगर पानी स्टिल है तो, है ना। अगर ये वाली वेलोसिटी पानी की 0 मीटर पर सेकंड हो गई तो भैया यही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो ऐसे केस में उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, 4 किलोमीटर पर आवर, और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब 1 किलोमीटर का, और उसको कितना टाइम लगेगा, लेट से टी के बराबर। तो वो टी कितना होगा, तो भैया 1 किलोमीटर डिवाइड बाई वेलोसिटी इन स्टिल वाटर वाटर दैट इज 4 आवर, है ना, 4 आवर। तो ये टाइम कितना आया, 1/4 किलोमीटर पर आवर।
है ना। तो ये टाइम आएगा, सॉरी ये 4 आवर नहीं, 4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर छम्मा छम्मा हो जाएंगे तो ये क्या बचेगा, 1/4 आवर बचेगा। मतलब कि उसको स्टिल वाटर में ए से सीधा बी जाने में लगने वाला टाइम कितना होगा भैया, 1/4 आवर होगा। लेकिन अभी क्या दिया गया है आपको, देखो ये तो हमने निकाल लिया, देखो he makes his stroke in the normal to the river current, तो how, देखो if the river flows steadily this, then how long does it take to cross the river 1 kilometer wide, तो उसको ये 1 किलोमीटर वाइड रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो तो हमने निकाल लिया, पहला क्वेश्चन जो पूछा दैट इज 1/4 आवर, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। लेकिन रियलिटी में हो क्या रहा है, क्या ये पानी का वाटर स्टील है, नहीं, पानी का वाटर स्टेडी नहीं है, पानी का वाटर स्टेडी नहीं है, पानी 3 किलोमीटर पर आवर से ये वाली डायरेक्शन में है, कौन सी वाली, ये वाली डायरेक्शन में है। मतलब कि आप यहां पे देखोगे ये बंदा यहां से जर्नी स्टार्ट करता है तो एक तो उसके पास ये वाली डायरेक्शन की स्टील वाटर वाली वेलोसिटी, एंड दूसरी वेलोसिटी कौन सी है, दूसरी वेलोसिटी भाई ये वाटर, रिवर के वाटर की वेलोसिटी। अब दोनों वेलोसिटी है तो इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन में जाएगा, है ना। वो कितना होगा जरा सोच के मुझे बताओ, वो कितना होगा भैया, अगर ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये वीएस 4 किलोमीटर पर आवर है एंड वाटर की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है, तो जरा सोचो तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, ध्यान से सोचना, ये ट्राइंगल बनेगा, ध्यान से सोचना। मैं यहां पे आपको ट्राइंगल पूरा कंप्लीट करके देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि भाई ये है स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी, ये पूरा खेलना ट्राइंगल से ही सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और कभी भी अगर रिवर वो रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट से समझना है तो वो भी समझा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये है स्टील वेलोसिटी, सॉरी स्टील वाटर में मैन की वेलोसिटी, ठीक है। और इसके बाद रेड कलर से दिखाता हूं मैं यहां पे आपको, ये है वाटर की वेलोसिटी की डायरेक्शन, सो दिस इज द रेड कलर वाली जो लाइन है वो वाटर की वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना। तो ये हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, वो वाटर की वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो भैया रिजल्टेंट इसका क्या आएगा भाई, ट्राइंगल मेथड से एक वेक्टर ये डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर ये डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका रिजल्टेंट ये होगा टेल टू हेड, है ना। तो इसका रिजल्टेंट कुछ निकलेगा ये डायरेक्शन में, तो ये होगा रिजल्टेंट। तो एक्चुअल में भैया वो एसी पाथ को फॉलो करेगा। अगर यहां पे रिवर मोशन में है, रिवर का पानी स्टेडी नहीं है, तो ऐसे केस में वो भाई साहब जाएंगे सीधा तैरने, लेकिन होगा क्या कि पानी का जो बहाव है वो उसको ये वाली डायरेक्शन में खींच के ले जाएगा। तो वो पहुंचना चाहते थे बी पॉइंट लेकिन पहुंचेंगे सी पॉइंट पे। तो एक्चुअल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ये इतना डिस्टेंस, एसी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। कितने टाइम में भैया, टाइम तो उतना ही लगेगा 1/4 आवर, है ना, उतना ही टाइम लगेगा। तो जरा देखो तो ये एसी की वेलोसिटी कितनी आई, एसी की वेलोसिटी कितनी आई, जरा देखो तो एसी की वेलोसिटी भैया, ये वेलोसिटी कितनी है 4, ये है 3। जरा ट्राइंगल को देखो, मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो बाजू है वो 4 की है, ये बाजू है वो 3 की है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी होगी, 5 की होगी, है ना भाई। ये ट्राइंगल बन गया 3 4 5 वाला, याद करो। ये वेलोसिटी ये साइड है, वो वेलोसिटी दिखा रही है ना, हमने ये साइड को वेलोसिटी मान लिया, वेलोसिटी वाली डायरेक्शन दिखा रही है। तो भाई ये है 4, ये है 3, तो ये कितनी होगी, 5 होगी ना, 3 4 5, ट्राइंगल बना ना, 37 53 डिग्री वाला एंगल वाला ट्राइंगल बन गया, देखो। तो ये हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ये होगी उसकी एक्चुअल पाथ, ये होगी उसकी एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ए से सी तक, ठीक है। एक्चुअल में ये होगा क्योंकि यहां पर रिवर आपको स्टेडी नहीं दी गई है, रिवर का पानी भी 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो ऐसे केस में वो बंदा जाना चाहेगा ए से बी, लेकिन पहुंचेगा कहां पे, बी की जगह पे सी पे पहुंच जाएगा, है ना। तो एक्चुअल में उसका पाथ कौन सा फॉलो होगा, ये वाला पाथ फॉलो होगा। तो सीधी सी बात है कि इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड, ठीक है। तो एक्चुअल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ड्यू टू दिस रिवर इज ऑल्सो इन द मोशन, दैट्स व्हाई यहां पे एक्चुअल वेलोसिटी जो होगी मैं उसको लिख सकता हूं ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के बराबर। और हमें क्या निकालने को बोला गया है, ये ट्रैवल डिस्टेंस एसी निकालने को पूछा है ना, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस टू द अदर बैंक, मतलब कि वो जब भी अदर बैंक पे पहुंचेगा तब उसने कितना डिस्टेंस रिवर में ट्रैवल किया होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर नहीं बोल सकते, 1 किलोमीटर तो तब ट्रैवल होगा जब वो स्टेडी वाटर में तैरना स्टार्ट करेगा, है ना। यहां पे स्टेडी वाटर नहीं है तो इसके द्वारा
वो एक्चुअल में पहुंचना चाहता था बी, लेकिन पहुंच कहां जाएगा सी, तो एक्चुअल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ए सी के बराबर, और हमें ए सी निकालने को बोला है, तो ए सी कैसे निकालेंगे भैया, सिंपल है, ए सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड इनटू टी। भैया वेलोसिटी ऑफ मैन ऑब्जर्व बाय ग्राउंड हमने सीधा 5 यहाँ पे लिख दिया, वो ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल, एक ही तो ट्राइंगल है जिसमें 3 4 5 ये सीक्वेंस में आते हैं, हाइपो तब 5 बनता है, एंगल 37 एंड 53 वाला एंगल याद करो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू टाइम कितना लग रहा है 1/4, तो आप समझ सकते हो 5 डिवाइड बाई 1/4 मतलब कि ये हो जाएगा 1.25 किलोमीटर। सो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो, दैट इज 1.25 किलोमीटर। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मीटर में 1250 मीटर भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो एक्चुअल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अभी आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर ये टाइम टी सेम क्यों लिया आपने, क्योंकि ये वाला टाइम तो उसको स्टेडी वाटर में तैरने को लगेगा। भैया उसके लिए तो क्या है कि वो तैरता जा रहा है, तो उसके लिए तो भैया यही है ना, वो तो सीधा ए से बी जाने की कोशिश करेगा, है ना। उसको उसको यहां से ए से बी जाने की कोशिश करनी है, उसको तो जाना था बी। अभी पानी का बहाव इतना है कि वो उसको खींच के ले जा रहा है, तो हम यहां पे अगर बोले कि अगर रिवर स्टेडी है, तो ऐसे केस में उसको यहां से यहां तक जाने में लगने वाला टाइम 1/4 आवर होगा। लेकिन अगर पानी का फ्लो यहां पे जो भी है वो स्टेडी नहीं है, तो ऐसे केस में उसको यहां से यहां तक जाने में लगने वाला टाइम 1/4 लगेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन। तो आप ऐसा समझो कि उसको स्टिल वाटर में ए से बी जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम ये वाले केस में भाई साहब उसको ए से सी जाने में लगेगा, क्योंकि यहां पे अभी पानी का बहाव है, पानी का बहाव है ना। तो इसीलिए वो बंदा तो उतनी ही कोशिश करेगा यहां से ए से बी जाने के लिए। लेकिन हुआ ये कि भाई 1/4 आवर में जब पानी स्टिल था, तब वो 1/4 आवर में यहां पहुंच रहा था, बी पॉइंट सीधा पहुंच जाता था। लेकिन ये वाले केस में क्योंकि पानी का फ्लो है, इसके लिए वो अभी 1/4 आवर में ये वाले पाथ को फॉलो करके सी पॉइंट पे पहुंचेगा। बाकी फर्क कोई नहीं, आगे टाइम तो उतना ही लेने वाला है ना। क्लियर हुआ, चल आगे बढ़ते। तो जब अगर टाइम मिलेगा इसके बाद, ये चैप्टर खत्म होने के बाद, तो इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे और रिलेटिव मोशन से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4.14, इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग, मतलब हार्बर मतलब कि पोर्ट, एक पोर्ट है जहां पे बहुत सारी मतलब कि वो बोट को बांध के रखते हैं ना, मतलब कि बोट का पार्किंग बोल दो, उसी को हार्बर बोलते हैं, ठीक है। तो विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, विंड 72 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रही है, बहुत ही बढ़िया। एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ ए बोट, मतलब कि आपने देखा होगा कि बोट के ऊपर एक झंडा लहराया जाता है, ठीक है, ताकि वो विंड की डायरेक्शन पता लग पाए, इसके लिए झंडा लहराया जाता है, ठीक है। तो बोट के ऊपर एक फ्लैग लटका, मतलब फ्लैग बांधा हुआ है जो वेव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि विंड की डायरेक्शन है तो उस हिसाब से वो वेव करेगा। एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब कि ये जो झंडा होगा ना, वो उसी डायरेक्शन में वेव करेगा, फ्लटर करेगा जिस डायरेक्शन में विंड होती है। तो जब बोट स्टेडी थी, तब विंड 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रही थी, ठीक है। जब बोट स्टेडी थी तब विंड 72 किलोमीटर, मान लो कि विंड 72 किलोमीटर पर आवर से स्टेडी फ्लो हो रही है, स्टेडी नहीं फ्लो हो रही है। और मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ओरिजिन पे हमने हमारी बोट लगाई है, और विंड की डायरेक्शन में ये जो फ्लैग है हमारा वो वेव कर रहा है, ठीक है, बोर्ड के ऊपर जो लगा हुआ है वो वेव कर रहा है, ठीक है। अभी सीधी सी बात है ना, ये आप समझ सकते हो कि जिस डायरेक्शन में विंड की डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में यहाँ पे वो जो वेव है, फ्लैग है, वो वेव करेगा, है ना, फ्लटर करेगा। और वो डायरेक्शन कौन सी दी गई है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या आप ये समझ सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब कि एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल। आप ईस्ट से देखो तो भी 45 डिग्री, आप नॉर्थ से देखो तो भी 45 डिग्री, है ना। तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोला है इसलिए, ठीक है। तो भाई विंड की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लैग फ्लटर हो रहा है, वो डायरेक्शन में विंड की डायरेक्शन है। मतलब कि ये जो 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है ना, वो एक्चुअल में क्या है, विंड की स्पीड है। वेलोसिटी ऑफ विंड ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड इसको बोलेंगे, है ना। वेलोसिटी ऑफ विंड ऑब्जर्व बाय ग्राउंड इसको बोलेंगे, वो है यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर।
ये आप समझ सकते हो, है ना, क्योंकि वो 45 डिग्री पे है ना, तो इसके भाई साहब यहाँ पे दो कंपोनेंट बन सकते हैं ना, हम इसको, हाँ हम इसको दो कंपोनेंट से भी तो शो कर सकते हैं, हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। तो मान लो कि ये हमारा एक कंपोनेंट बना, दैट इज 72 कॉस वाला कंपोनेंट, दैट इज 72 कॉस 45, एंड उसी तरीके से यहां पे, ओ सॉरी, उसी तरीके से यहां पे एक दूसरा कंपोनेंट बना ये वाली डायरेक्शन में, है ना, इसी का दूसरा कंपोनेंट बना ये वाली डायरेक्शन में। सो दिस इज दी कंपोनेंट ये वाली डायरेक्शन में बना, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया 72 sin 45 एंड ये हो गया 72 cos 45। तो भैया क्योंकि ये जो विंड की वेलोसिटी है वो एक्चुअल में 45 डिग्री के एंगल पे है, इसलिए हम इसके दो कंपोनेंट लिख सकते हैं, है ना, दो कंपोनेंट लिख सकते हैं, एक x डायरेक्शन का कंपोनेंट, एक y डायरेक्शन का कंपोनेंट। अगर टू बी स्पेसिफिक में बताऊं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड कितनी है, यहाँ पे देखो एक कंपोनेंट x डायरेक्शन का x डायरेक्शन से लिखो, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं इसलिए मैं इसको लिखूंगा 72 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 72 sin 45 डिग्री sin 45 डिग्री j कैप, है ना। चलो ये cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 1/√2 आई कैप प्लस 72 इंटू 1/√2 जे कैप, क्लियर है, ठीक है। ये जे कैप को ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे, उसको अलग लिखेंगे। चलिए इतना हमने लिख दिया। भैया ये भी देख लो कि ये 72 डिवाइड बाई √2 कितना होता है, तो आइए देख लेते हैं 72 डिवाइड बाई √2, तो ये होगा 50.91, ये होगा 50.91, कितना आया 50.91 आई कैप, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 50.91 आई कैप प्लस 50.91 जे कैप। मतलब कि ये जो विंड की वेलोसिटी है ना, इसका मैग्नीट्यूड भले 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, लेकिन हमने क्या किया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ताकि हम समझ पाए कि भाई इसके दो कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसको क्या मैं अप्रोक्सीमेटली 51 बोल दूं, भैया 50.91 अप्रोक्सीमेटली 51 बोल दो ना, क्या प्रॉब्लम है, तो 51 आई कैप प्लस 51 जे कैप, है ना, क्लियर है। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ विंड ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड। उसी तरीके से बच्चों आपको वेलोसिटी ऑफ बोट ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड भी दी गई है, आपको बोला है, ध्यान से देखो, इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ डायरेक्शन, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। मतलब कि जब ये फ्लैग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, वेव हो रहा था, फ्लटर हो रहा था, एट दैट टाइम बोट स्टेडी थी। लेकिन जैसे ही अभी आपको बोला गया कि बोट जैसे ही यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो मूव होना स्टार्ट कर दे, तो अब ये जो वेव है, सॉरी ये जो फ्लैग है, वो कौन सी डायरेक्शन में वेव करेगा, कौन सी डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, वो डायरेक्शन आपको पता लगानी है। और आप सीधी सी बात है कि भैया जैसे ही ये बोट मोशन में आ जाएगी, तो अब ये जो वेव है, सॉरी बाहर बाहर वेव बोल रहा हूं, ये जो फ्लैग है ना, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहां पे फ्लटर नहीं करेगा, अभी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि रिलेटिव मोशन आ जाएगी बीच में, है ना। तो अभी मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं बोल सकता हूं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तब तक वो फ्लटर कर सकता है जब तक वो बोट स्टेडी हो। जैसे ही बोट मोशन में आ जाती है, तो अभी रिलेटिव वेलोसिटी मुझे यहां पे देखनी पड़ेगी पहले तो यहां पे आपको ना ये जो वीबीजी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी गई है, दैट इज 51 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं लिखने के लिए लिख भी देता हूं कि भैया यहां पे वेलोसिटी ऑफ बोट ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड कितनी है, क्योंकि बोट की वेलोसिटी सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में दी गई है, तो हमने क्या मान लिया, नॉर्थ डायरेक्शन को जे कैप से डिनोट कर लिया है ना। तो मैं इसको लिखूंगा, इट इज ओनली 51 आई कैप, सॉरी आई कैप वाला कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट तो है ही नहीं ना, बोट तो भैया वाई कंपोनेंट से फ्लो हो रही है, उसका एक्स कंपोनेंट जीरो है क्योंकि वो सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो मैं लिखूंगा उसके लिए 0 आई कैप प्लस 51 जे कैप, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस माने है नॉर्थ को, इसलिए मैंने इसको प्लस 51 जे कैप से डिनोट कर दिया। तो भैया मुझे इतना समझ में आता है कि ये जो हमारा फ्लैग है ना, वो उस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड होगी,
वाया बोट, मतलब कि बोट जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगी उस डायरेक्शन में वो फ्लैग फ्लटर करेगा। मतलब कि उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ विंड ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड, नहीं, ऑब्जर्व्ड बाय बोट। वेलोसिटी ऑफ विंड ऑब्जर्व्ड बाय बोट, जैसे बोट मोशन में आ गई है तो अब विंड की वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व होगी, उस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करेगा, है ना। तो बस हमें यही पता लगाना है कि भैया जब बोट मोशन में आ जाती है तो विंड की वेलोसिटी बोट कितना ऑब्जर्व करेगी, वेलोसिटी ऑफ विंड ऑब्जर्व्ड बाय बोट बोलो या फिर वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट बोलो, दोनों सेम चीज होगी। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट जितनी होगी उस डायरेक्शन में हमारा फ्लैग फ्लटर करेगा। ठीक है, बात खत्म। चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ विंड, इसका फॉर्मूला लगा दो रिलेटिव मोशन वाला, तो वेलोसिटी ऑफ विंड ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड, वो हमने यहां पे निकाला, कितनी आई, तो भैया 51 आई कैप प्लस 51 जे कैप, 51 जे कैप, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड, वो कितनी है, तो भैया इसको जीरो वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ जे वाली टर्म लिख दो, तो ये हो जाएगी माइनस 51 जे कैप, है ना। तो देखो ये 51 जे कैप 51 जे कैप तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या भैया 51 आई कैप। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ विंड ऑब्जर्व्ड बाय बोट, जब बोट मोशन में आ जाती है तब वेलोसिटी ऑफ विंड ऑब्जर्व्ड बाय बोट कितनी मिलती है 51 आई कैप। ठीक है, तो तब जैसे ही बोट मोशन में आ जाती है तब वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट आएगी 51 आई कैप। मतलब कि बोट के रिस्पेक्ट में विंड अभी अभी ओनली एक्स डायरेक्शन में नजर आएगी। इसका मतलब यह होगा कि ये फ्लैग भी ओनली एक्स डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। मतलब कि यहां पे एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या, ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो हम आंसर लिखेंगे हियर फ्लैग फ्लटर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन। सिर्फ डायरेक्शन निकालने को बोले ना हमने, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, ओनली इन द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बस बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमने क्या किया, जब बोट स्टेडी थी तब यहाँ पे विंड 72 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रही थी, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और इतना तो आपको पता ही है कि जिस डायरेक्शन में विंड होती है उसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करता है, ये चीज आपको पता है ना, मत बोलिएगा, नहीं तो भाई आपने ऑब्जर्व ही क्या पूरी जिंदगी। इतना तो पता होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में वेव होती है, विंड होती है, उसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करता है। मंदिर के ऊपर ध्वजा लटकाई जाती है, उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो भैया विंड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, सीधी सी बात है। तो यहां पे हमें दिया गया कि जब बोट स्टेडी थी तब उसके पास विंड की वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब कि जो फ्लैग था वो तब, और वो डायरेक्शन कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो तब यहाँ पे जो हमारा फ्लैग है वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा था। तो हमने उसका दो कंपोनेंट निकाला, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब होता है 45 डिग्री का एंगल, है ना, ईस्ट से 45 या फिर नॉर्थ से 45 डिग्री का एंगल। तो वो हमने उसके दो कंपोनेंट निकालिए, एक ये आया एक्स कंपोनेंट, ये आया वाई कंपोनेंट। फिर उन्होंने बोला कि भाई साहब अभी क्या हो रहा है कि बोट 51 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट करती है, तो अब ये जो आपका फ्लैग है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, मतलब कि जिस डायरेक्शन में विंड की डायरेक्शन बोट के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व होगी उस डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लैग फ्लटर करेगा। तो हमने बस वही रिलेटिव मोशन वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, तो हमें ये नजर आया कि भैया फ्लैग जो भी है वो आई कैप डायरेक्शन, और यहाँ पे आई कैप मतलब कि हमारे लिए क्या, ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लटर करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया है, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? मतलब कि एक बॉल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करवाया गया, प्रोजेक्टाइल मोशन करवाएगी। मान लो कि ये ग्राउंड है और ऊपर जो भी है ना ये छत है। अभी जरा ध्यान से सुनना जो सिचुएशन दी गई है, एक बॉल है, इसको इस तरीके से
40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देके, कितनी 40 मीटर पर, मतलब ये जो v0 है ना वो कितनी दी गई है, इसको 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देके इसको प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा 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 और यहां से वापस नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा और ग्राउंड पे गिर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की वो मोशन कर रहा है। ठीक है, क्या बोला है देखो, what is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 मीटर पर सेकंड can go without hitting this ceiling, और सीलिंग की हाइट क्या है, सीलिंग की हाइट यहां पे दी गई है 25 मीटर। मान लो कि दिस इज द सीलिंग, ये जो ब्लू कलर वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो मान लो कि सीलिंग है। ठीक है, वो सीलिंग है ऐसा समझ लो। तो ये ऊपर की सीलिंग है, इसको थोड़ा सा नीचे से हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली सीलिंग है ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये सीलिंग है और सीलिंग की हाइट कितनी दी गई है, तो सीलिंग की हाइट आपको बच्चों दी गई है 25 मीटर। ये ग्राउंड से 25 मीटर, जहां से हम इसको प्रोजेक्टाइल करवा रहे हैं वहां से 25 मीटर की हाइट पे है सीलिंग। ठीक है, आपको ऐसा बोला है कि अगर किसी बॉल को, ध्यान से सुनना, अगर किसी बॉल को हम 40 मीटर पर सेकंड से हम इसको प्रोजेक्टाइल करवाते हैं तो वो सीलिंग को टच किए बिना मैक्सिमम कितना डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में काट सकता है, ऐसा ही बोला मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब कि यहां पे आपको क्या निकालना है, इसकी रेंज कितनी होगी। अगर ये बॉल सीलिंग को छुए बिना टच किए बिना, ठीक है, उसके साथ भटकाए बिना अगर वो आगे बढ़ पाता है, नहीं तो क्या होगा, यहां पे जाके ऐसे बूम यहीं पे भटका जाएगा और फिर यहां से नीचे गिर जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। एक्सट्रीम कंडीशन मान लो कि उसका कांटेक्ट होने में, ऊपर सीलिंग के साथ कांटेक्ट होने में हल्का सा छोटा सा माइक्रोमीटर का, अरे मिलीमीटर का डिस्टेंस बाकी रहेगा, माइक्रो नहीं वो तो बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर का। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, उतना डिस्टेंस बाकी रह गया। ऐसे केस में वो मैक्सिमम कितनी रेंज प्राप्त कर सकेगा वो हमें पता लगाना है ना। वो हमें, अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे वो आरमेक्स का फॉर्मूला लगा दे, भैया ऐसा थोड़ी ना बोला है कि आपको उसको 45 डिग्री पे ही फेंकना है, नहीं, आपको ये बोला है कि ऐसी कंडीशन कि जिसमें वो भटकाए बिना सीलिंग को टच करने में हल्का सा डिस्टेंस बाकी रहेगा, ऐसे केस में वो ज्यादा से ज्यादा कितनी रेंज प्राप्त कर सकेगा, है ना। तो ये हो गई उसकी एच मैक्स। सीलिंग को टच करना मतलब कि उसके लिए पॉसिबल हाइट को अचीव करना। अभी अप्रोक्सीमेटली यहां पे हम यहां पे अप्रोक्सीमेट बात करेंगे, हम यहां पे अप्रोक्सीमेट बात करेंगे। भैया वो ना सीलिंग के साथ टकराना नहीं चाहिए, ऐसा बोला है कि यहां पे विदाउट हिटिंग द सीलिंग, विदाउट हिटिंग द सीलिंग, तो वो सीलिंग के साथ टकराना नहीं चाहिए। मतलब कि ये जो एच मैक्स होना चाहिए ना, एच मैक्स वो एक्चुअल में तो लेस देन 25 मीटर होना चाहिए, तो ही नहीं टकराएगा। लेकिन हम वो एक्सट्रीम कंडीशन पाना चाहते हैं कि वो एक्सट्रीम कंडीशन देखना है कि मान लो तो हल्का सा बाकी रहेगा टच होने में, लेट से कि सर्टेन इन द रेंज ऑफ मिलीमीटर डिस्टेंस बाकी रहेगा। ठीक है, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन अगर हम लेते हैं तो ऐसे केस में हम ये एच मैक्स को यहां पे लेस देन ना लिख के अप्रोक्सीमेटली हम 25 ही मान लेते हैं। हल्का सा भाई मिलीमीटर जितना डिस्टेंस बाकी रहेगा तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वालिटी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम क्या मान लेते हैं 25, भाई 25 अचीव करने में उसको हल्का सा मिलीमीटर डिस्टेंस बाकी रह गया। ठीक है, तभी वो हम बोलेंगे विदाउट हिटिंग दी सीलिंग, है ना। ये केस ऐसा होगा एक्सट्रीम कंडीशन कि वो हिट नहीं कर पाया, हल्का सा डिस्टेंस अभी भी बाकी रहेगा सर्टेन इन द रेंज ऑफ मिलीमीटर। ऐसे केस में वो ज्यादा से ज्यादा कितने दूर गिरेगा वो आपको निकालना है, मतलब कि आर निकालना है उसके रिस्पेक्ट में, ये वाली कंडीशन के रिस्पेक्ट में आपको आर निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, तो हम यहां पे अप्रोक्सीमेटली एच मैक्स क्या मान लेते हैं 25 है, नहीं हल्का सा बाकी रहेगा लेकिन हम इसको इक्वालिटी ही मान लेते हैं। ठीक है, तो मतलब कि हम यही एच मैक्स जो अप्रोक्सीमेटली 25 मीटर मानेंगे वो एक्चुअल में इक्वल 25 नहीं ले सकते, अभी भी बोल रहा हूं नहीं ले सकते, नहीं तो उसका मतलब ये होता है कि उसको हिट कर गया है। लेकिन मान लो कि वो हिट करने में भैया उसको थोड़ा सा हल्का सा मिलीमीटर डिस्टेंस यहां पे बाकी रह गया है और मीटर के सामने मिलीमीटर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहां पे इसको इक्वालिटी ही बोल देता हूं। तो भैया यहाँ पे एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, v0 स्क्वायर, याद करना पड़ेगा, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल को इक्वल ही मान लिया। मान लो कि उसको जिस एंगल पे फेंका था वो एंगल था थीटा, है ना।
तो यहाँ पे V0 भी पता है, G का वैल्यू भी हमें यहाँ पे पता है। G का वैल्यू स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे G की वैल्यू हम लेने वाले हैं 9.8, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन है, फिर भी चलो 9.8 ले लेते हैं। तो मुझे यहाँ से भैया क्या मिलेगा पता है, मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा 25 इंटू 2 इंटू जी डिवाइड बाई, ध्यान से सुनना, डिवाइड बाई V0 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई V0 स्क्वायर। सो इट इज इक्वल्स टू 25 इंटू 2 इंटू 9.8 डिवाइड बाई V0 स्क्वायर। V0 स्क्वायर मतलब कि 40 का स्क्वायर, ठीक है। चलो ये वैल्यू कितनी आती है जरा देख लेते हैं। आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 50 ही होता है, मल्टीप्लाई बाई 9.8 जो हो जाएगा 490 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 40, है ना। तो ये आएगा 0.30625। तो ये वैल्यू कितने है, 0.30625, 0.30625। लेकिन ये तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई ना, हमें यहां से साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहीं से साइन थीटा की वैल्यू बना दूंगा, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लूंगा, मतलब कि इसी का मुझे अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट 0.30625 ये आएगा 0.5534, 0.5534 कितना आया, 0.5534। तो ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू आई। उसी तरीके से हमें कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। अभी देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी के ऊपर से मैं कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, तो कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास सीधी है तो उसको प्लेस कर दो ना। तो ये है 1 माइनस, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 0.30625, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा 0.306, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है सीधी तो उसको सीधी ही लिख दो। चलिए तो इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आता है, सो भैया ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 0.30625, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.83 समथिंग आया मेरे पास आंसर, 0.8329 मेरे पास ये आंसर है 0.8329। सो दिस वैल्यू इज 0.8329, ठीक है। सो ये हो गई हमारी कॉस थीटा की वैल्यू। अभी आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर ये वाले केस में आपने साइन एंड कॉस क्यों निकाला। भैया साइन एंड कॉस इसलिए निकाला क्योंकि मुझे निकालने को बोला गया है रेंज। एंड बच्चों रेंज की वैल्यू क्या होती है, रेंज का फॉर्मूला याद करो, V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी होता है। याद आया कुछ, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला तो आपको याद होने ही चाहिए, नहीं तो कुछ काम नहीं बनेगा, फॉर्मूला तो याद होने चाहिए, ठीक है। चलो इसको मैं अच्छे से लिखूं तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने तब डेरिवेशन में समझा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो मैं इसको लिखूंगा तो इस हिसाब से साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होती है, ठीक है। ये मैंने आपको थियरी में समझाया था, थियरी का लेक्चर वापस देख लो, वहां पे सारी चीजें मैंने समझाई थी, ठीक है। आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन याद रखना था, वहां पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया था तो हमने इसको कंबाइन करके साइन 2 थीटा लिखा था, ठीक है। चलो तो अभी सारी वैल्यू आपके पास है तो अब समझ में आया कि क्योंकि मुझे रेंज निकालनी है तो ऐसे केस में साइन थीटा भी चाहिए कॉस थीटा भी चाहिए। यहाँ पे थीटा कितना है वो हमें दिया नहीं गया था, ठीक है। तो उसके लिए जो कंडीशन इन्होंने बोली है कि भाई वो सीलिंग को हीट नहीं करना चाहिए तो उसके हिसाब से थीटा कितना होना चाहिए वो हमें पता नहीं था। तो हमने क्या किया, रेंज ही निकालने को बोला था ना, रेंज ही निकालने को बोला था। तो रेंज के फॉर्मूला में साइन थीटा आता है कॉस थीटा आता है, तो क्यों ना मैं यहां से ये वाली कंडीशन को यूज करके मैं सीधा यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूं। और साइन थीटा अगर मिल जाता तो उसके ऊपर से कॉस थीटा मिल जाता, तो पूरी भाई थीटा निकालने से अच्छा है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा की पूरी वैल्यू ही निकाल लो और ये फॉर्मूला में प्लेस कर दो। तो इससे आसान तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो चलो ये V0 का स्क्वायर, V0 हमें दिया गया है यहाँ पे 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा 0.5534, 0.5534 इंटू कॉस थीटा कितना है 0.8329, 0.8329
डिवाइड बाई 9.8, जी की वैल्यू है 9.8। ठीक है, चलो तो आपके पास भी कैल्सी है, मेरे पास भी कैल्सी, दोनों के पास कैल्सी, कैल्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 40, 40 का स्क्वायर है ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 0.5534, 5534 मल्टीप्लाई बाई 0.8329, 0.8329। ठीक है, डिवाइड बाय 9.8। तो ये हमारे पास आया 150.51, 150.51 मीटर। ठीक है, सो आंसर हमारे पास आया 150.51 मीटर, 150.51 मीटर। सो तब अगर वो सीलिंग को छुए बिना, एक्सट्रीम कंडीशन मानना, सीलिंग को जस्ट छुए बिना, उसको टच किए बिना अगर वो आगे बढ़ जाए, उतनी वेलोसिटी से हम फेंके तब वो कितनी रेंज प्राप्त कर सकेगा? 150.51 मीटर की रेंज प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। भाई यहां पे ऐसा बोला है कि एक क्रिकेटर है जो किसी बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करवा सकता है? 100 मीटर। मतलब कि यहां पे आपको आर मैक्स दिया गया है, आर मैक्स इज 100 मीटर। ठीक है, हॉरिजॉन्टली वो मैक्सिमम कितना मीटर उसको फेंक सकता है? 100 मीटर। मतलब कि यहां पे आर मैक्स जो भी है वो 100 मीटर दिया गया है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर मैक्स? आर मैक्स का फॉर्मूला आपको पता है, अगर नहीं पता है तो जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा लेता हूं। हम जाते हैं उसी स्लाइड के ऊपर जहां पे हमने वो सारे डेरिवेशंस देखे थे, उसी स्लाइड के ऊपर जाते हैं। तो यहां पे है ये वाली स्लाइड, अच्छा ये नहीं, इसके बाद वाली स्लाइड, हाँ यहां पे देखो, ठीक है ये देखो आर मैक्स मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या आया था? v0 स्क्वायर बाई जी आया था, याद आया कुछ? क्योंकि मैक्सिमम रेंज अचीव करने के लिए यहाँ पे एंगल कितना लेना पड़ता है? प्रोजेक्टाइल एंगल 45 डिग्री लेना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पे आर मैक्स की वैल्यू निकल के आती है v0 स्क्वायर बाई जी के बराबर। ठीक है, v0 स्क्वायर बाई जी के बराबर। क्लियर है? तो अभी आते हैं हमारे पॉइंट के पास। तो आपको यहाँ पे भी आर मैक्स दिया गया है तो उसी का फायदा उठाते हैं। आर मैक्स का मतलब होता है v0 स्क्वायर बाई जी। तो अल्टीमेटली आपको जो वैल्यू है v0 स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 100 दी गई है, ऐसा समझ लो, है ना? ऐसा समझ लो कि आपको यहाँ पे v0 स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 100 दी गई है। या फिर नहीं समझ में आता है तो पहले आर मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे रेंज के फॉर्मूला से बनाते हैं। तो लेट आर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। नाउ हमें आर मैक्स दिया गया ना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला है, मतलब कि आर मैक्स। सो फॉर आर इज इक्वल्स टू आर मैक्स, लेट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना? तो जैसे थीटा 45 लेते हैं तो आर मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? आर मैक्स का वैल्यू आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन 245, 2 इंटू 45 90 होता है, साइन 91 होता है, तो ये सीधा आ गया v0 स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो मतलब कि हमें एक्चुअल में, क्योंकि आर मैक्स की वैल्यू 100 मीटर है, मतलब कि हमें एक्चुअल में v0 स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 100 दी गई है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें v0 स्क्वायर बाई जी की वैल्यू मिली। अभी आपको क्या बोला है कि हाउ मच हाई अबोव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। मतलब कि वही क्रिकेटर वही बॉल को अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम कितनी हाइट तक फेंक सकता है, वो हमें निकालने को बोला है। मतलब कि यहां पे वैसे तो ट्रैवल हाइट या अचीव हाइट का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी, है ना? अगर मुझे यहां पे फॉर h इज इक्वल टू एच मैक्स करना है, मतलब कि वो पॉसिबली कितना हाई ऊपर हाइट पे फेंक सकता है, वो हमें निकालना है। तो जरा सोचो कि फॉर h बिकम h मैक्स, क्या यहां पे मुझे थीटा 90 लेना पड़ेगा? क्या यहां पे मुझे थीटा 90 लेना पड़ेगा? जी हां, बिल्कुल यहां पे आपको थीटा 90 लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, उसी को हम एच मैक्स बोलेंगे ना। यहां पे आपको उसकी क्षमता पूछी है कि भाई वो क्रिकेटर है, वो मैक्सिमम वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हाइट तक फेंक सकता है।
मतलब कि ये जो एच मैक्स है, आप बोलोगे सर यही तो एच मैक्स का फॉर्मूला है। अरे नहीं भैया, अगर हम उसका एंगल फिक्स कर देते हैं कि भाई मैंने बोला कि यही एंगल पे मैं फेंकना चाहता हूं, तो अगर मैं इसका एंगल फिक्स कर देता हूं तो ऐसे केस में उसके द्वारा प्राप्त होने वाली मैक्सिमम हाइट ये होती है। यहां पे तो आपको बोला है कि भाई एक बार उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, तब देखा तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाली मैक्सिमम, हाँ, जो डिस्टेंस थी वो इतनी आई। अभी वही आदमी, वही क्रिकेटर अभी उस बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहा है, तो यहां पे एंगल फिक्स थोड़ी ना है। पहली कंडीशन थी ये वाली, जो मोशन खत्म हो चुकी है उसके ऊपर से उसने देखा कि भाई वो बंदा ना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टली 100 मीटर फेंक सकता है, तब उसने उसको 100 मीटर मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक चुका था, यस और नो। अभी क्या बोला है, अभी वो वर्टिकली उसी उसी बंदे को अगर बोला है कि वही बॉल को अगर वर्टिकली कितना मैक्सिमम फेंक सकता है, तो भैया वर्टिकली मैक्सिमम कितना, तो वर्टिकली मैक्सिमम फेंकने के लिए पहले तो एंगल क्या सेट होना चाहिए, 90 डिग्री। आप किसी एंगल के ऊपर फेंको, उससे अच्छा है कि भाई उसको आप 90 डिग्री पे फेंको, तो आपको पहले तो मैक्सिमम हाइट मिलेगी, है ना। ये जाएगा सीधा ऊपर, थोड़ा भी एंगल दिया तो अभी वो जाएगा यहां से यहां घूम जाएगा, थोड़ा और एंगल बनाया तो यहां से यहां, थोड़ा और एंगल तो यहां। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अचीव करने तो एंगल कितना सेट करना पड़ेगा, 90 डिग्री। और ऐसे नहीं समझना है तो वैसे भी समझ सकते हो कि अगर मुझे ये एच का फॉर्मूला है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें अगर ये वैल्यू को मैक्सिमम बनानी है तो उसके लिए ये साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और साइन कब मैक्सिमम होता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और 1 कब मिलती है हमें, 90 डिग्री पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे थीटा क्या प्लेस कर दिया, 90। तो अब मेरे लिए मैं इसको लिख सकता हूं एच मैक्स दैट इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है तो साइन स्क्वायर 90 भी 1 ही होगा, डिवाइड बाय जी। तो जरा आप समझ सकते हो यहाँ पे ये एच मैक्स, सॉरी डिवाइड बाय 2g, फॉर्मूला गलत लिखा मैंने, डिवाइड बाय 2g, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 90 तो 1 हो गया, तो ये हो गया v0 स्क्वायर, 1/2 को अलग कर दो तो ये हो गया v0 स्क्वायर बाई जी। भैया v0 स्क्वायर बाई जी की कीमत तो रिजल्ट नंबर 1 से हम लिख सकते हैं 100 मीटर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम 100 की वैल्यू प्लेस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 50 मीटर। मतलब कि वो बंदा उस बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना फेंक सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम 50 मीटर तक ऊपर तक फेंक सकता है, लेकिन तब जब एंगल उसने 90 सेट किया हो तब, ठीक है। क्लियर हुआ। तो वो बंदा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 मीटर फेंक सकता है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वो 50 मीटर तक ही फेंक सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोला है, ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, then what is the magnitude and direction of acceleration of a stone? मतलब कि मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आप सामने से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ये भाई मान लो कि स्टोन है, ये सेंटर है, और ये वाली जो है वो रस्सी है, थ्रेड है, ठीक है। तो ये थ्रेड के साथ वो बंधा हुआ है और वो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। सामने से देखोगे तो आपको ऐसा ओवल शेप दिखेगा, है ना। ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे तो आपको ऐसा पूरा सर्कल दिखेगा, अगर आप उसको टॉप व्यू देखोगे तो, ठीक है। मान लो कि इसको ऐसे हम किसी एक पोल के साथ बांध दिए हैं और फिर इसको ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, तो ये पोल को रोटेट नहीं करवा रहे हैं हम, ये थोड़ा ऐसा समझ लो, चलो पोल को ही रोटेट करवा रहे हैं, मान लो पोल को रोटेट करवा, तो उसके साथ ये रस्सी बंधी है, उसकी वजह से ये स्टोन भी ऐसे 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 मूव होता जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा। तो ये सामने से देखोगे तब आपको ओवल शेप दिखेगा, लेकिन जैसे टॉप से देखोगे, ऊपर से देखोगे, यहां से ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे, तो ऐसे केस में आपको क्या नजर आएगा, पूरा सर्कल नजर आएगा। यहां पे मान लो कि स्टोन है, तो स्टोन इस तरह से कुछ सर्कल पे घूम रहा है, और जितनी लेंथ यहां पे स्ट्रिंग की है बस उतनी लेंथ यहां पे रेडियस बनेगी, है ना, सेंटर से डिस्टेंस बनेगी स्टोन का। मतलब कि ये आप रेडियस बोलना हो तो इसको रेडियस भी बोल सकते, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज रेडियस इन दिस केस, ठीक है। और क्या बोला है, वो जो घूम रहा है उसकी घूमने की जो वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड, जो भी घूमने की स्पीड, एंगुलर स्पीड यहां पे दी गई है, ओमेगा आपको यहां पे दिया गया है। सर ओमेगा कैसे दिया गया है, अरे भैया ध्यान से देखो ना, इसका ओमेगा आपको दिया गया है, बोला है 14 रेवोल्यूशंस इन 25 सेकंड। क्या आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, हमने देखा था थीटा बाई टी होता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थीटा, थीटा क्या होता है,
2 पाई एन होता है, याद कर लो थोड़ा, 2 पाई एन डिवाइड बाय, हमने लेक्चर में समझाया था, थियरी वाले पोर्शन में समझाया था, नहीं समझ में आता है तो फिर से वो वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 पाई एन होता है, जहां पे एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है। यहां पे टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं, तो भैया 14 रेवोल्यूशन, और कितने टाइम में वो, तो भैया 25 सेकंड में। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमने प्लेस कर दी। हाँ, अभी आपके पास कैल्सी है तो आप कैल्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पे पहले तो मैं वैल्यू लिख देता हूं। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 25। ठीक है, डिवाइड बाय 25। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर लेते हैं। आइए देखते हैं तो क्या होगा इसका आंसर। तो आपके पास कैलसी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मैं मेरे कैलसी का इस्तेमाल कर 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 14 और डिवाइड बाय हमें करना है 25। तो बच्चों ये आंसर आएगा 3.517 या फिर 5168। ठीक है, 3.5168, 3.5168 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमें मिले क्या, ओमेगा की वैल्यू, मतलब कि उसकी एंगुलर स्पीड इतनी है। ओमेगा हमें दिया गया था, आपको क्या निकालने को बोला है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मतलब कि ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने को बोला है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना लगेगा, क्या आपको ओमेगा से एसी निकालना हो तो क्या आपको वो रिलेशन याद है, ये एंगुलर कंपोनेंट का लीनियर कंपोनेंट के साथ रिलेशन हम निकाले थे, याद करो थोड़ा। तो यहाँ पे एसी का ओमेगा के साथ रिलेशन था ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, याद आया कुछ। ठीक है, थोड़ा वीडियो रिवाइज कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पे 3.5168 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है, सेंटीमीटर में 80 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.8। तो भैया आपका कैल्सी है, आप उसको इस्तेमाल करो और इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 3.5168 मल्टीप्लाई बाय 3.5168, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो भाई साहब ये आंसर आया 9.89 या फिर 9.8943। 4 डिजिट में लिखना चाहते हो तो 9.8943 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसको लगेगा जो आपको निकालने को बोला है। अभी पूछे है कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, भाई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन मुझे बोलने की जरूरत नहीं, टूवर्ड्स द सेंटर होती है, आपको पता ही है, ये डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा। अगर यहां पे देखेंगे तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसको ये डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो हियर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। ठीक है, सो हम यहां पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ AC इज ऑलवेज, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसके लिए, इज ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर ऑफ पाथ। ठीक है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ स्टोन। ठीक है, सॉरी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 km per hour. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. मतलब कि यहां पे आपको बोला है कि भाई एक स्टोन है, यहां पे आपको बोला है कि भाई एक स्टोन है, वो एक 1 किलोमीटर की स्टोन नहीं है, सॉरी स्टोन में ही चल रहा है अभी, एयरक्राफ्ट है भाई साहब, यहां पे एक एयरक्राफ्ट है, वो किसी सर्कल में हवा में ही चलता है ना, मतलब जमीन पे थोड़ी ना चलेगा, हवा में हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सर्कुलर लूप बना रहा है और उसी लूप में वो गोल गोल घूम रहा है हवा में, ठीक है,
नीचे मान लो ग्राउंड नीचे है ऐसे और वो हवा में ऐसे चक्कर काट रहा है, ये हमारा एरोप्लेन है, तो हवा में एक सर्कल लूप बना के चक्कर काट रहा है। अगर आप ऊपर से देखोगे, क्योंकि सामने से देखोगे तो आपको ओवल शेप दिखेगा, जैसे आप उसको ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो आपको ऐसा ही एक सर्कल नजर आएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से प्लेन ना किसी सर्कल में घूम रहा है, ऐसा आपको बोला है, घूम रहा है सर्कल में। आपको क्या निकालने को बोला है, आपको निकालना कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि आपको ग्रेविटी की वैल्यू को, या फिर ऐसा समझो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो आप निकालोगे, मतलब कि वो प्लेन क्योंकि सर्कल में घूम रहा है तो उसको कुछ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा, वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू जी के कितने वैल्यू के बराबर है वो आपको पता लगाना है। रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड ग्रेविटी। ठीक है, अभी मान लो कि उसका मास कुछ m है, तो सीधी सी बात है कि अगर वो ऐसे सर्कल में घूमेगा और नीचे ग्राउंड है तो ग्राउंड की वजह से उसको नीचे की ओर एक mg लगेगा, एक फोर्स लगेगा जिसकी ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में होगी। तो मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि प्लेन भले हवा में है, वो घूम रहा है क्योंकि उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उसके पास है, लेकिन अगर मैं बोलना चाहूं यहां पे तो उसको ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लगेगी। अगर आप उसका इंजन बंद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कहां पे जाएगा, ड्यू टू दी ग्रेविटी वो नीचे जाएगा। ठीक है सर, नीचे तो समंदर बना दिया, अरे भैया समंदर नहीं था, वो जमीन बताई थी हमने। ठीक है, अच्छा, और ये जो लूप बन रही है उसकी रेडियस कितनी दी गई है आपको, ये जो लूप बन रही है वो उसकी रेडियस 1 किलोमीटर की दी गई है, 1 किलोमीटर की दी गई है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाता है, तो इसको अगर मीटर में लिखना चाहे तो 1000 मीटर होगा, है ना। तो ये 1000 मीटर होगा, तो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। और उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, वहां पे जिस पॉइंट पे मान लो अभी यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो उस तरह से जहां पे हमने इसको ड्रॉ किया है वहां की वेलोसिटी जो आपको दी गई है ना, वहां की वेलोसिटी वो आपको दी गई है 9, सॉरी स्पीड दी गई है, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दिया गया है। और ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होती है ना, मतलब कि अल्टीमेटली आपको यहाँ पे स्पीड ही दी गई है, स्पीड दैट इज 900 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम इसको लिखना चाहे 900 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लिखना चाहे मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 5/18, है ना। मैंने आपको बोला था कि आप इस तरह से 5/18 भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, और ये यहां से 100 को अलग कर देंगे तो ये 9 इंटू 100 इंटू 5/18, तो ये 9 2 जा 18 होता है एंड 2 50 जा, तो ये हो जाएगा 52 जा 100, और ये हो जाएगा 250 मीटर पर सेकंड। तो ये प्लेन कुछ 250 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हमें निकालना है पहले तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, उसके बाद हम उसका ग्रेविटी के साथ कुछ रिलेशन बना पाते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या आपको एक फॉर्मूला याद है, क्योंकि हमें स्पीड की वैल्यू पता है, स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, और यहाँ पे फॉर्चुनेटली आपको स्पीड दी गई है, मतलब कि वेलोसिटी नहीं दी गई, मतलब कि यहाँ पे एंगल का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही यहाँ पे दिया गया है। तो सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AC एंड V। AC इज इक्वल टू कितना हम निकाले थे, V स्क्वायर बाय R के बराबर निकाले थे, याद आया कुछ। AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है, याद आया कुछ। ठीक है, तो ये V स्क्वायर बाय R, V कितना दिया गया है, तो V हमें 250 दिया गया है, तो 250 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है उसकी रेडियस है 1000 मीटर। ठीक है, तो ये 250 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 मीटर, तो 250 का स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, चलो आइए देखते हैं, पता लगाते हैं। आप आपके कैलसी में करो, मैं मेरे कैलसी में, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय 1000, वैसे तो ये डायरेक्टली हो जाना चाहिए, कैलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 62.5, ये हो जाएगा 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू। लेकिन हमें तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जी के साथ रिलेशन क्या है वो निकालना है। तो एक काम करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि मुझे जी तो पता है, जी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक काम करता हूं मैं, रिलेशन निकालने के लिए मैं इनका रेशियो ले लेता हूं, तो AC बाई जी इज इक्वल्स टू 62.5 डिवाइड बाई 9.8, ऑटो सेव में चला गया, दैट इज इक्वल्स टू, मतलब कि अभी इसको डिवाइड करने के लिए कैल्सी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम कैल्सी का इस्तेमाल करते हैं,
तो ये हो जाएगा 62.5 डिवाइड बाय 9.8, तो ये कुछ आता है 6.37। हमारे पास आंसर आया 6.37 या फिर 6.377, ऐसा भी आप लिख सकते हो एक और डिजिट लिख के। तो 6.377, तो ये वैल्यू हमारे पास आई 6.377। ये यूनिटलेस होगी ना, क्योंकि दोनों एक्सीलरेशन है, दोनों का डिवीजन लिए, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का यूनिट तो चम्मा चम्मा हो जाएगा। तो बट हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि भैया ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये वाले केस में ग्रेविटी के टाइम कितने टाइम्स है, ठीक है, ग्रेविटी का कितना टाइम्स है वो हम यहाँ पे पता लगा सके, है ना। तो यहाँ पे हमें वो रिलेशन मिल गया कि भैया यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है ना, वो करीब करीब 6.4 टाइम्स जी है ना। आप इसको राउंड ऑफ करके 6.34 टाइम्स जी के बराबर है, ऐसा हम मान सकते, ऐसा हम बोल सकते हैं ये वाले केस में, ठीक है। तो इसको अगर राउंड ऑफ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा 6.4 टाइम्स, 37 लिखा, 34 लिख दिया, क्या लिखा मैं, अच्छा हाँ 6.4 टाइम्स जी के बराबर है ना। मतलब कि जी से, ग्रेविटी से ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 6.4 टाइम्स ज्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। यही पूछे थे और हमने इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।